नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 11 में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे 2 जनवरी से बनने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की और साथ ही स्टैटिक जीके भी देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आप लोग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने स्टडी ग्रुप में। टेलीग्राम पे आप लोग को मिलेगा पीडीएफ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और पीडीएफ ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज के पहले प्रश्न को। कौन सा भारतीय क्रिकेटर टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाला भारतीय विकेट कीपर बन गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में भारत और अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच चल रहा है, जहाँ भारतीय क्रिकेट के विकेट कीपर ऋषभ पंत ने 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बन गए सबसे तेज। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो महेंद्र सिंह धोनी का रिकॉर्ड तोड़ा है। अब आइए इनके बारे में डिटेल्स में जान लेते हैं। तो ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले भारतीय विकेट कीपर। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन में एमएस धोनी के 100 विकेट लेने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। पंत ने 26 मैच में यह उपलब्धि हासिल कर ली, जबकि धोनी को 36 मैच लगे थे 100 विकेट लेने में। ये आपको ध्यान में रखना है कि 26 मैच में ही ऋषभ पंत ने 100 विकेट लेकर रिकॉर्ड तोड़ दिया महेंद्र सिंह धोनी का। अच्छा, 2021 में क्रिकेट से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फरवरी 2021 में ऋषभ पंत ने पहले आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड जीता, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने देश के दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक कमेटी बनाई। हरभजन सिंह ने दिसंबर 2021 में क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा कर दी है, जो कि अभी हाल ही में की है। वह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक विकेट लेने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। बात आया था आईसीसी के, तो आइए जान लेते हैं आईसीसी के बारे में। मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। स्थापना 15 जून 1909। उपाध्यक्ष इमरान ख्वाजा और अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। याद रखिएगा, ग्रेग बार्कले कौन है? आईसीसी के अध्यक्ष हैं। यहाँ आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संजय अरोड़ा। तो संजय अरोड़ा जी को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, संजय अरोड़ा को, आप लोग याद रखिएगा। अब आइए इनके बारे में डिटेल्स में समझ लेते हैं। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के महानिदेशक संजय अरोड़ा अब सीमा सुरक्षा बल एसएसबी का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। वह सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के वर्तमान प्रमुख राजेंद्र चंद्र की जगह लेंगे, आप लोग याद रखिएगा। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी को मुख्य रूप से नेपाल और भूटान के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा का काम सौंपा गया है। दोस्तों ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा कि सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी को नेपाल और भूटान के भारतीय सीमाओं की रक्षा करने के लिए सौंपा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब इसके बारे में और एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। राजस्थान कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी पंकज कुमार सिंह सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक हैं। याद रखिएगा, बीएसएफ के महानिदेशक कौन है? तो पंकज कुमार सिंह, ये आपको याद रखना है। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने 1 दिसंबर 2021 को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में बहुत सारे देशों में भारत के राजदूत को नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज शर्मा को। पंकज शर्मा को मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त कर लिया गया है। आइए देखते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को। तो 1991 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी पंकज शर्मा को मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। वह वर्तमान में निरस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन जिनेवा में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि हैं। पंकज शर्मा नए राजदूत के रूप में मृदुल कुमार की जगह लेंगे। आप लोग याद रखिएगा, पंकज शर्मा को बना दिया गया है मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत। आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं फटाफट। तो प्रदीप कुमार रावत को चीन में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ आईओए ने हरजिंदर सिंह को बीजिंग में आगामी 2022 शीतकालीन ओलंपिक के लिए देश के दल का सेफ डी मिशन नियुक्त किया गया, ये याद रखिएगा। अतुल दिनकर राणे को ब्रह्मोस एरोस्पेस सीईओ और एमडी के रूप में नियुक्त किया गया।
फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, संजू मेहता को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक जौहरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए, याद रखिएगा विवेक जौहरी। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, अभी हाल ही में वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन किया गया। किस स्टेशन का नाम बदल के? तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है और क्या रखा गया है? वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ, आप लोग याद रखिएगा। गवर्नर की बात की जाए तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न को डिटेल्स में। तो उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन को अब वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाता है। लक्ष्मीबाई ब्रिटिश काल के दौरान विद्रोह के सबसे प्रसिद्ध योद्धाओं में से एक थी। आप लोग को ही पता है लक्ष्मीबाई के बारे में। वह 18 जून 1858 को ग्वालियर में ब्रिटिश सेना के साथ युद्ध में शहीद हो गई थी। आइए कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जगह का नाम, जिनका भी हाल ही में बदला गया है। तो इलाहाबाद का नया नाम रख दिया गया प्रयागराज, आप लोग को याद होगा। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। 2021 में उत्तर प्रदेश से जुड़े महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख लेते हैं। तो तमिलनाडु के कोविलीपट्टी फाइनल में चंडीगढ़ पर 3-1 से जीत के बाद उत्तर प्रदेश ने 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप जीत ली है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष चैंपियनशिप कौन जीता इस बार का? उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। शांतनु गुप्ता द्वारा द मॉक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, हाउ योगी आदित्यनाथ चेंज एब्यूज टू अ बैज ऑफ ऑनर नामक पुस्तक लिखी थी शांतनु गुप्ता। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड में 1971 के रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता दी गई है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने नोएडा में उत्तर प्रदेश राज्य के पहले वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया। तो ये थे एक्स्ट्रा फैक्ट, आपको याद रखना है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम में नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है, जो कि नरेंद्र मोदी के नाम पे है। आइए देखते हैं सिक्किम के बारे में। तो आप लोग को याद होगा यहाँ के सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग, ये आपको याद रखना है। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है गंगा प्रसाद, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए बात करते हैं इस प्रश्न के डिटेल्स को। सोमगो झील और नाथुला सिम दर्रे को गंगटोक से जोड़ने वाली दूसरी सड़क का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया, जिसका आधिकारिक उद्घाटन सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद ने किया। सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित इस सड़क के गंगटोक और त्योम्सगो झील के बीच की दूरी को 15 किलोमीटर कम कर दिया है। पहले इसे जवाहरलाल नेहरू रोड कहा जाता था, जिसको अब बोला जाएगा नरेंद्र मोदी मार्ग। इससे पहले गुजरात के मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम का नाम प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर रखा गया था, जो काफ़ी चर्चे में रहा था। तो आप लोग याद रखिएगा। आइए एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आईआईटी कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। ओमिक्रॉन के डर के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने बच्चों के लिए कोविड-19 वैक्सीन और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बूस्टर खुराक की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ ISA टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल किया। नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अध्यक्षता करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बन गया?
तो दोस्तों याद रखिएगा, न्यू डेवलपमेंट बैंक का चौथा नया सदस्य बना है मिस्र। आप लोग को याद रखना, ये प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब आइए देखते हैं इसके बारे में। तो भारत ने 2015 में ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी के चौथे नए सदस्य के रूप में मिस्र से प्रवेश का स्वागत किया। एनडीबी ने सितंबर 2021 में बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात और उरुग्वे को अपने नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया। ब्रिक्स यानी ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए बैंक की स्थापना की। आइए देखते हैं अगले स्लाइड पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। गोवा में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में ब्रिक्स फिल्म महोत्सव पुरस्कारों के 6ठे संस्करण की घोषणा की गई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2021 में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात आई है तो याद रखिएगा मुख्यालय संघाई, चीन, अध्यक्ष मार्कोस प्राडो ट्राइजो, याद रखिएगा आप लोग। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत के नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुपम रे। अनुपम रे को नए अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में भारत की तरफ से। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को समझते हैं, फिर ये प्रश्न समझ में आ जाएगा। अनुपम रे को निरस्त्रीकरण पर यूएन सम्मेलन में भारत का नई अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अनुपम रे वर्तमान में दिल्ली में विदेश मंत्रालय के मुख्यालय में संयुक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अनुप रे पंकज शर्मा का स्थान लेंगे, जिन्हें मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत नियुक्त कर दिया गया, अभी मैंने बताया था। निरस्त्रीकरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का मुख्यालय जेनेवा में है, ये भी आपको याद रखना है। आइए कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखते हैं। तो कैथरीन रसेल को बच्चों की एजेंसी यूनिसेफ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। यूनिसेफ की बात आई है तो आइए जान लेते हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। स्थापना 11 दिसंबर 1946 को। भारतीय मूल के नरेंद्र जोडी कोलापेन को दक्षिण अफ्रीकी के सर्वोच्च न्यायिक पीठ संवैधानिक न्यायालय में नियुक्त किया गया है, ये आप लोग को याद रखना है। आइए देखते हैं अब अगले प्रश्न को। किस राज्य ने एक वेब पोर्टल GERMIS और एक स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन केंद्र HSMC लॉन्च किया? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अच्छा, गुजरात की बात आई है तो इसके सीएम को देख लेते हैं। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम हैं। और गवर्नर की बात करें तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं, ये आपको याद रखना है। अब आइए इस प्रश्न के डिटेल्स को समझते हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं की निगरानी के लिए एक लॉन्च किया ऐप। यह रोगियों को दिए जाने वाले मुफ्त नैदानिक उपचार जैसे कि गैर संचारी रोगों के लिए स्क्रीनिंग की निगरानी और समीक्षा भी करेगा। उन्होंने राज्य में अस्पताल के बिस्तरों की दैनिक उपलब्धता की निगरानी और गांधीनगर में गुजरात महामारी प्रतिक्रिया प्रबंधन सूचना प्रणाली GRMIS नामक वेबसाइट का भी अनावरण किया, ये आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं कुछ गुजरात से संबंधित करेंट अफेयर्स। तो गुजरात सरकार ने अक्टूबर 2021 में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि की यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता देने का निर्णय लिया। गुजरात सरकार ने को वतन प्रेम योजना शुरू की है, याद रखिएगा वतन प्रेम गुजरात से योजना है। राज्य द्वारा संचालित NTPC लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ के रण में भारत का सबसे बड़ा और सौर पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। गुजरात में हर साल शुक्ल पक्ष के दूसरे दिन या आषाढ़ महीने में चंद्रमा का वैक्सिंग चरण में मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। भारतीय सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के साथ कहाँ पर अनुसंधान और प्रशिक्षण का नेतृत्व करने के लिए क्वांटम लैब की स्थापना की? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आपको लेंथी लग सकता है लेकिन क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महू, मध्य प्रदेश। याद रखिएगा महू, मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं इस प्रश्न के एक्स्ट्रा फैक्ट को डिटेल्स के साथ। तो भारतीय सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय NSCS के साथ मध्य प्रदेश के महू में सैन्य दूरसंचार और इंजीनियरिंग कॉलेज में अनुसंधान और प्रशिक्षण का नेतृत्व करने के लिए क्वांटम लैब की स्थापना की। भारतीय सेना ने उसी संस्थान में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र भी स्थापित किया है। महू में स्थित MCTE शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। भारतीय सेना का एक रक्षा सेवा प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के महू में स्थित है। आइए देखते हैं कुछ और एडिशनल फैक्ट।
तो भारतीय सेना से जुड़े 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स देख लेते हैं। भारतीय सेना के प्रमुख सम्मेलन का 8वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय वायुसेना IAF पश्चिम पंजाब सेक्टर में S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली बनाने के लिए रूस का पहला स्क्वाड्रन तैनात किया है। भारतीय सेना हर दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा भारतीय सेना दिवस। नया CDS जनरल M नरवणे के रूप में पदभार ग्रहण किया, क्योंकि अभी हाल ही में बिपिन रावत की दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। यूनाइटेड किंगडम में आयोजित प्रतिष्ठित कैंपियन पेट्रोल अभ्यास में भारतीय सेना ने स्वर्ण पदक जीता, ये भी आपको याद रखें। कमजोर देशों की मदद के लिए विशेष रूप से अफ्रीका में ओमिक्रॉन कोरोना वायरस संस्करण से पीड़ित किस देश ने आपातकालीन सहायता में $141.7 मिलियन देने का वादा किया। दोस्तों, आप लोग को भी पता है कि अफ्रीका से ओमिक्रॉन कोरोना वायरस का संस्करण की शुरुआत हुई है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। याद रखिएगा, इसने $141.7 मिलियन देने का वादा किया है। आइए देख लेते हैं इस प्रश्न के एक्स्ट्रा फैक्ट को। यूनाइटेड किंगडम ने कमजोर देशों, विशेष रूप से अफ्रीका में अत्यधिक पारगम्य ओमिक्रॉन कोरोना वायरस संस्करण से पीड़ित लोगों की मदद के लिए आपातकालीन सहायता में 105 मिलियन पाउंड यानी 141.7 मिलियन देने का वादा किया। धन संचरण को कम करने, परीक्षण बढ़ाने और ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ावा देने में मदद करने वाले उपायों में सारा पैसा जाएगा। ब्रिटेन ने 2021 में बाकी दुनिया को 30 मिलियन टीके वितरित किए थे, यह भी आपको याद रखना है। अब आइए देखते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन को। तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के सशस्त्र बलों ने अरब सागर में कुंकण तट से पहली त्रिसेवाभ्यास कुंकण शक्ति 2021 के समुद्री चरण का आयोजन किया। भारत यूनाइटेड किंगडम संयुक्त कंपनी स्तर के सैन्य प्रशिक्षण का 6ठा संस्करण अक्टूबर 2021 में चौबटिया उत्तराखंड में शुरू हुआ है। भारत सरकार ने सितंबर 2021 में वर्चुअल माध्यम में पहली भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसलर डायलॉग की मेजबानी की। अब आइए देख लेते हैं, ये प्रश्न आपसे कल टेस्ट में पूछा गया था कि केरल सरकार द्वारा किस स्थान पर एक अंतर्राष्ट्रीय जल उत्सव का आयोजन किया गया। इसका राइट आंसर था बेप्पोर। अब आइए देखते हैं आज के टेस्ट प्रश्न को। हाल ही में किसके द्वारा 5वां सिद्ध दिवस मनाया गया। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ऑप्शन यहाँ लिखा हुआ है। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए स्टडी ग्रुप में, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। थैंक यू, बाय।